हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है, इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें जो है पहला पोर्शन जो है हिस्ट्री से ही हमने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में जो है वो हम लोग प्राचीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो है वो हमारा मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत भी हमारा खत्म ही होने वाला है, कुछ टॉपिक्स बचे हैं उससे हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। और बाकी का फिर मैं कोशिश करूँगी कि जो आधुनिक भारत है वो हम कल की वीडियो में उसको स्टार्ट कर दें। कल से पढ़ना हम आधुनिक भारत को स्टार्ट कर ही देंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। आज का टॉपिक क्या है हमारा? मराठों का उत्कर्ष। तो चलिए हम आज मराठा स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1623 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1623 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साई माई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का जो विवाह है वो साई माई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी के ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। शाहजी भोसले ने शिवाजी को पूना की जागीर देकर खुद बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने सूरत को 1464 में एवं 1679 में लूटा था। शिवाजी को पराजित करने के लिए अफजल खां बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1679 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से वाराणसी में ही रह रहे थे। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अभी हम यहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में और पढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले। तो महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में सबसे पहला नाम है ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर का। इनका जो समय काल है वो 1271 से 1296 ईस्वी है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी थी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है।
दूसरे थे नामदेव, इनका जो समय था वो 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी था। इनके आराध्य देव देव पांडरपुर के विठोबा या फिर विट्ठल विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। और तीसरे जो संत थे वो थे एकनाथ। तीसरे संत थे एकनाथ। एकनाथ का समय क्या था? 1533 ईस्वी से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखी थी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। चौथे जो संत थे वो थे तुकाराम। चौथे कौन से संत थे? तुकाराम। तो तुकाराम का समय क्या था? 1598 ईस्वी से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक के ज्योतिपुंज हैं। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। पांचवे गुरु थे रामदास। तो गुरु रामदास का समय काल क्या था? 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी। 1608 से लेकर 1681। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दशबोध और उनकी रचनाएं और उपदेशों का संकलन है। रामदास का जो समय था वो 1608 से 1681 था। तो महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का ही संकलन है। दशबोध जो है वो उनकी रचनाओं एवं उपदेशों का ही संकलन है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक होता है। अष्टप्रधान में पेशवा का जो पद होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक होता है। अष्टप्रधान में निम्न पद थे। अष्टप्रधान में निम्न पद थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। पेशवा का क्या काम होता है? राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। दूसरा होता है सरीय नौबत। सरीय नौबत कौन होता है? जो सैन्य प्रधान होता है। तीसरा होता है अमात्य, जो कि आय और व्यय को देखता है। अमात्य क्या करता है? आय और व्यय को देखता है। चौथा होता है बाक्यान्वीस, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता है। पांचवा होता है चिटनिस। पांचवा क्या होता है? चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भावशैली को देखना। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भावशैली को देखना। छठवां होता है विदेश मंत्री। छठवां कौन सा होता है? विदेश मंत्री। तो पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना। आठवां होता है न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। आठवां क्या होता है? न्यायाधीश, जो कि न्याय विभाग का प्रधान होता है। ठीक है। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को ही भाषा के रूप में प्रयोग किया था। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। शिवाजी की जो सेना थी वो 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहली थी पागा सेना, जो नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। दूसरी होती थी सेहलदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। और तीसरी होती थी पैदल सेना। ठीक है। शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी, एक होता था हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरेनोवात किले की सेना का नेतृत्व करता था। और सवनित किले की अर्थव्यवस्था एवं पत्र व्यवहार एवं भंडार की भी देखरेख करता था। ठीक है। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर ही आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। शिवाजी के समय कुछ उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक जो टैक्स था ना, कर जो था, वो किसके द्वारा लगाया गया था? वो शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था। चौथ किसी एक क्षेत्र की बर्बाद न के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था। चौथ किसी एक क्षेत्र के बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी किसे कहा जाता था? इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देश
मुख प्रस्तुत करना चाहते थे। इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ एवं देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिल जाएगा कि जो कलश थे वो किसके दरबार में थे। तो ये याद होना चाहिए कि जो कलश थे वो किसके दरबार में थे? वो संभाजी और शिवाजी के दरबार में थे। ठीक है। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मुखर्रब खां ने 1689 में मुगल सेनापति मुखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी थी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 में मारा गया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के राज्याभिषेक को करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनी थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो खेड़ा का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। तो खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? ताराबाई और शाहू के बीच हुआ था। इसमें साहू विजय हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा जो पद था वो पहले ही पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। इनके बाद 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई व इसके बाद जो पेशवा हुए वो बाजीराव प्रथम हुए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी में अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 7 मार्च 1728 ईस्वी में हुआ था और बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही था। दिल्ली की गद्दी पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोल दिया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। बाजीराव प्रथम जो है वो मस्तानी नामक महिला के साथ संबंध होने के कारण बहुत ही चर्चित रहा था। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। 1750 में संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के
नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य ही हुई थी। झलकी की जो संधि है वो हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य ही हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई थी। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बने। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधव राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों की पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा ही कर दी गई थी। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय बना। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र जो है वो बाजीराव द्वितीय बना, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा था वो कौन था? बाजीराव द्वितीय था। ठीक है। प्रथम आलंगन मराठा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 तक चला था। पहला आंग्लो युद्ध जो है वो 1785 से लेकर 1782 तक चला था। इसके बाद 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस कर दिया था। द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ था। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। पहला किस संधि के साथ खत्म हुआ था? पहला जो हुआ था वो पुरंदर की संधि के साथ 1776 में जो हुई थी खत्म हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो तुम्हारा देवगांव की संधि के साथ खत्म हुआ था, जो कि 1803 में हुई थी। और तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1816 से लेकर 1818 में हुआ था। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा आंग्लो युद्ध कब हुआ था? 1816 से लेकर 1818 के बीच, है ना। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मैल्कम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। यहाँ पे कुछ संधियां और दे रखी हैं, पहले हम ये संधियां और पढ़ेंगे। अंग्रेजों एवं मराठों के संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां, मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच में जितने भी युद्ध हुए थे ना, उसके अंतर्गत जितनी भी संधियां हुई थी वो यहाँ पे दी हुई हैं। तो सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 में। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। देवगांव की बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में ही हुई थी ये भी। राजापुर घाट की संधि कब हुई थी? ये भी 1804 में हुई थी। नागपुर की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी। और ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 में हुई थी, सॉरी। और पूना की संधि कब हुई थी? ये भी 1817 में ही हुई थी। और मंदसौर की संधि कब हुई थी? तो मंदसौर की संधि जो है वो 1818 में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है, और मराठा साम्राज्य खत्म होने के साथ ही हमारा जो मेडिवल इंडिया है, मतलब मध्यकालीन भारत जो है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम लोग इतिहास में प्राचीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं, और कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है। आधुनिक भारत का जो टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट
पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपना आधुनिक भारत जो है वो कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी का आज के लिए ठीक है। कल जो हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको 2 से 3 दिन में ही कंप्लीट करवा दूँगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू।